हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में काफ़ी हद तक जुटे हुए होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था, पिछली क्लास में ये आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट होगा वो मौर्य प्रशासन होगा। जो पार्ट 3 था उसमें मैंने बहुत हद तक आपका मौर्य प्रशासन को पढ़ाया था, लेकिन जो बचा कुचा था उसके लिए मैंने आपके लिए पार्ट 4 के लिए बोला था। मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ दुष्यंत पार्ट 4 को लेकर मौर्य प्रशासन को। मौर्य प्रशासन से जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो भी अच्छे से अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। सभी बच्चों से मेरी विनती है, अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। जहां भी आपका कोई भी ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर किया करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ती रहे और आपका नंबर श्योर हो पाए, आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाए और एक सरकारी जॉब, जो कि एक मीडियम परिवार का हर एक बच्चे का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी हमारी किस्मत बदल सकती है, उसको अपना श्योर कर पाए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें वीडियो को और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें कि जो मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी स्टडी कर की टीम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर हमें ये बताया करें, कुछ ना कुछ सजेशन दिया करें। कमेंट ही वो माध्यम है जो आपके और हमारे बीच का एक माध्यम है, जिससे हमें कनेक्टिविटी मिलती है, जो जुड़ते हैं और हमको पता चलती है कि आखिर आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है जो भी मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्ट्रक्चर बेस में। मैंने अभी तक हिस्ट्री की बहुत वीडियो, बहुत क्लासेस ले चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट से जाकर हिस्ट्री को शुरू से पढ़िए, आपको बहुत आनंद आने वाला है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री को मैंने लैंग्वेज पे नहीं पढ़ाया है, हिस्ट्री को मैंने स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ाया है। स्ट्रक्चर बना बना के, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बना बनाकर हिस्ट्री को मैंने पढ़ाया, ताकि बच्चों को बहुत आसानी से हिस्ट्री समझ आ सके और इससे डर ना लगे। बच्चों को बहुत ज्यादा डर रहता है सनों को लेकर कि सर हमसे डेट याद नहीं होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। जितना मेरे से हो सकता था मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करा है और ये आगे भी इसी तरीके से करता रहूंगा। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 4 है, मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आपका मगध साम्राज्य के अंदर आता था। ठीक है, अब देखते हैं आपका भारत का प्रथम केंद्रीयकृत प्रशासन था कौन सा? जो मौर्य प्रशासन हुआ है आपका, मौर्य प्रशासन भारत का पहला या प्रथम केंद्रीयकृत क्या था? प्रशासन था। सबसे पहला फैक्ट यही से बनता है कि भारत का प्रथम केंद्रीयकृत प्रशासन कौन सा था? तो मौर्य प्रशासन भारत का पहला केंद्रीयकृत प्रशासन था। ठीक है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से क्लियरली समझेंगे। यदि कोई भी चीज है, कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रशासन का प्रमुख तत्व सप्तांग सिद्धांत होता था। जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य प्रशासन में जो आपका प्रशासन का प्रमुख जो तत्व था वो क्या था? सप्तांग सिद्धांत था। अब बात करते हैं कि सप्तांग सिद्धांत था क्या? पूरा मौर्य प्रशासन, पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन सप्तांग सिद्धांत पर ही आधारित था। इसी के माध्यम से पूरा प्रशासन चलाया जाता था। अब क्या था इसको देखते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत, इसमें 7 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां दंड और सातवां मित्र। ये 7 सप्तांग सिद्धांत थे। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि निम्न में से कौन से
सप्तांक सिद्धांत में था या नहीं था। एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा तो ऐसे ही बना देगा कि निम्न में से कौन सा था। यदि आपको सातों पता है तभी आप क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाओगे। यदि नहीं वाला ऑप्शन पूछ लिया तो आपको यदि सातों पता है तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर कर पाओगे, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो सातों कौन से थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये आपके सप्तांग सिद्धांत के अंदर आते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था। तो मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कितना कर वसूला जाता था? कितना टैक्स था? हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बना है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखना, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से साम्राज्य में या कौन से वंश में भूमि को सीता कहा जाता था। क्या भूमि को सीता कहा जाता था? तो मौर्य वंश के अंदर भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। राजा भूमि का मालिक होता था। जो पूरी जो भूमि थी, जो भी साम्राज्य का विस्तार था, जो भी उसके अंदर भूमि आती थी, एक बाउंड्री जो थी, एक निश्चित सीमा थी कि हाँ ये मौर्य साम्राज्य है, और उसके अंतर्गत जितनी भी भूमि आती थी उसका राजा कौन हुआ करता था? खुद राजा हुआ करता था। ठीक है, उसका मालिक कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। ठीक है, आगे चलेंगे। समाहार्थ। समाहार्थ भूमि के उत्पादन पर भाग और बलि नामक लगान वसूलता था। भाग की दर 1/6 होती थी। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है? भूमि के उत्पादन पर भाग और बलि दो कर या कहूं लगान वसूले जाते थे। तो नाम क्या थे? भाग और बलि। दोनों जो कर जो वसूले जाते थे, जो आपका भूमि के उत्पादन पर थे, क्या नाम था? भाग और बलि। और भाग का कितना? 1/6। 1/6 उत्पादन का लिया जाता था। और ये जो एकत्रित करता था, जो इस उत्पादन को इकट्ठा करता था, 1/6 को इकट्ठा करता था, उसको बोला जाता था क्या? समाहार्थ। चलिए समझ आई। समाहार्थ किसके लिए बोला गया है? समाहार्थ उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए बोला गया है जो भूमि का कर वसूलता था। ठीक है, जो उसके उत्पादन से कर वसूलता था, जो उसका भाग वसूलता था, उसको समाहार्थ बोला गया है। और भाग और बलि उसमें कर वसूले जाते थे। और कितना वसूला जाता था? 1/6 वसूला जाता था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। भूमि कर विभाग का प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन आपसे बन सकता है और इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि भूमि कर विभाग का मौर्य प्रशासन के अंदर भूमि कर विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो सीता अध्यक्ष आपका भूमि कर विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, आप नोट करके देखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। रूमनदेही अभिलेख के अनुसार बुद्ध की जन्मस्थली जो क्या थी? लुम्बिनी। बुद्ध का जो जन्म स्थल है लुम्बिनी, वहां से जो आपका कर वसूला जाता था, जो भाग वसूला जाता था, उसकी दर को घटाकर कितना कर दिया गया था? कुछ छूट दी गई थी। तो कितना? 1/8। 1/8 कर वहां से वसूला जाता था। कहां से? लुम्बिनी से। ये जानकारी किसके द्वारा पता चलती है? हमें किसके माध्यम से पता चलती है? रूमनदेही अभिलेख के माध्यम से ये हमें जानकारी पता चलती है कि जो आपका बुद्ध की जन्मस्थली थी, गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां से कर 1/6 ना वसूल के कितना वसूला जाता था? 1/8 वसूला जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, जो भी मैं समझाने का प्रयास आपको कर पा रहा हूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष कौन हुआ करता था मौर्य प्रशासन के अंदर? माप तोल का जो अधिकारी हुआ करता था। माप तोल के अधिकारी को क्या बोला जाता था?
पोतवा अध्यक्ष आपके पोतवा अध्यक्ष आपका माप और तोल के अधिकारी को पोतवा अध्यक्ष बोला जाता था। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आने योग्य है और पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पोतवा अध्यक्ष मौर्य प्रशासन के अंदर किसको कहा गया है? आपका माप तोल के अधिकारी को पोतवा अध्यक्ष कहा गया है। आगे देखेंगे सातवां व्यापारिक काफिले को कहा जाता था। जो व्यापारी आते थे उनके काफिले को क्या कहा जाता था? सातवां उनके काफिले को कहा जाता था। अच्छी तरीके से याद रखेंगे हर एक चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापारिक मार्ग। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर कुछ व्यापारिक मार्ग भी आए, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ। क्या थे ये? जो दक्षिणापथ था वो प्रायद्वीपीय भारत को पश्चिम और उत्तरी भारत से जोड़ता था। ध्यान से समझेंगे, तो दक्षिणापथ था हमारा वो मौर्य प्रशासन के अंदर प्रायद्वीपीय भारत को पश्चिम भारत और उत्तरी भारत से जोड़ने वाला मार्ग है। यह मार्ग पाटलिपुत्र से शुरू होता है, कौशाम्बी उज्जैन होता हुआ कहां तक जाता है? आपका प्रतिष्ठान तक ये जाता था। आपका कौन सा? दक्षिणापथ वाला। अगर जो बहुत ज्यादा डीप अगर जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आपसे कि दक्षिणापथ कहां से शुरू होकर कहां तक जाता था? तो आपका पाटलिपुत्र से स्टार्ट होकर कहां तक जाता था? प्रतिष्ठान तक जाता था। ठीक है, और यह मार्ग किसको जोड़ता था? प्रायद्वीपीय भारत को किससे जोड़ता था? आपका पश्चिमी और उत्तरी भारत को जोड़ता था। अब बात करते हैं उत्तरापथ। तो उत्तरापथ जो है ताम्रलिप्त जो कि आपका पश्चिम बंगाल से तक्षशिला पाकिस्तान तक जाता था। कहां से? ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल से तक्षशिला पाकिस्तान तक ये जाता था उत्तरापथ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि दक्षिणापथ और उत्तरापथ क्या क्या थे आपके। अब आगे देखते हैं कि पूर्वी तट के कुछ फेमस बंदरगाह थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ताम्रलिप्त जो बंदरगाह था मौर्य प्रशासन में, ये कहां पर था? पश्चिम बंगाल के अंदर था ताम्रलिप्त। और अरिकीमेंडु कहां पे था? तमिलनाडु में पड़ता था अरिकीमेंडु आपका। ये पूर्वी घाट के बंदरगाह थे। ठीक है, और पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह बहरोच जो कि गुजरात में पड़ता है, और सोपारी जो आपका कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये आपके पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह हुए थे। एक तो बहरोच गुजरात और सोपारी महाराष्ट्र। तो ये आपके पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह थे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो के माध्यम से, आज की क्लास के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, ये सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने योग्य हैं और कहीं ना कहीं पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पार्ट 4 था और इसी के साथ में मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा होता है समाप्त पार्ट 4 के माध्यम से। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।